नमस्कार सब लोग के भाई, आज हमनी के यात्रा प्रारंभ होके वाला बा। नेता तो सबका होता है, राजपूतों का नेता ही क्यों? अगर मैं एमएलए भी बना अपने यहाँ 1990 में, आज से 30 साल पहले, तो मैं इसलिए बना कि उस क्षेत्र से कि वहाँ राजपूतों की संख्या ज्यादा थी। आप पायलट भी हैं, प्लेन उड़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि प्लेन में आप कहते हैं कि राजपूत वाले बैठेंगे, अब बाकी सब नहीं बैठेंगे? पवन सिंह, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो पहले आपके पीठ पर 4 लोग खड़े हैं कि नहीं, ये लोग भी देखना चाहते हैं। मैं आर.के. सिंह की बात कर रही हूँ। बिहार के सभी फॉरवर्डों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको सामंती कह के समाज से अलग थलग किया गया है। जो बीजेपी हिंदुत्व की एकता की बात करती है, उसी बीजेपी में रहकर आप जातीय एकता की बात कर रहे हैं। 6 राजपूत हैं, जिसमें 5 एनडीए के हैं, लेकिन एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं है राजपूत जाति से। नीतीश कुमार, 100 में 100। प्रशांत किशोर को कितना सीरियस लेते हैं आप? आप एक ही बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब बनिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए पहले। एक चौधरी है जेडीयू के, वो दलित समाज के नेता हैं। पूरे दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। नीतीश कुमार विल बी द सीएम फेस। हो गया। सबसे पहले मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो राजनीति में बड़ा नाम है, लंबा अनुभव है इनके पास राजनीति का, और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ पायलट भी हैं, बेहतरीन पायलट हैं, और अभी हाल में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्रॉप ऑफ इंडिया के चुनाव में बड़ी जीत के साथ ये सुर्खियों में आ गए हैं। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद शिखा जी, धन्यवाद। सर, मैं क्या आपका इंट्रोडक्शन राजपूत नेता के तौर पर करा सकती हूँ? देखिए, बात तो सच है कि मैं राजपूत हूँ और राजपूत होने का मुझे गर्व है। शायद ये पहले मैं प्रखर रूप से बोलता नहीं था, लेकिन शायद अब मैं बहुत प्रखर रूप से बोलता हूँ, और जितना बोलता हूँ उतना मुझे अब और भी अच्छा लगने लगा है। तो मैं राजपूत हूँ, ये है। नेता कोई अपने से घोषित करके नहीं बनता है। जब आपकी समाज में स्वीकार्यता हो, जब लोगों को लगने लगे कि इसके बात में दम है और इसमें कुछ ऐसा है जो बाकियों में नहीं है, तो नेतृत्व मिलता है। नेतृत्व कोई एक समाज से ही शब्द नहीं निकल के आता है, नेतृत्व तो ओवरऑल पर्सनालिटी पर होता है। और मुझे लगता है कि मुझे अब बड़ी खुशी होने लगी है। जो बहुत अजीब सा अपने में मैंने परिवर्तन देखा है कि मैं जय सांगा का नारा लगाता हूँ तो जिस तरह से लोग मुझसे अभिवादन करते हैं, और जब आप पूछती हैं कि आप राजपूत हैं, तो शायद अब मैंने कभी, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर कार्यकर्ता हूँ, और आज तक मेरी उपस्थिति जो भी हुई है वो मैं भाजपा का हूँ। परंतु हाल फिलहाल पिछले 10 वर्षों में मैंने देखा कि पार्टी के हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अपने पार्टी में किस जात के हैं इसका भी एक प्रभाव क्षेत्र है। चुनाव आ रहा है, अब हम लोग असेंबली का कैंडिडेट्स खोज रहे हैं, तो मैच करते हैं। यहाँ अगर राजपूत होगा तो यहाँ भूमिहार होना चाहिए, तो यहाँ पिछड़ा होना चाहिए, यहाँ दलित होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक, और हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो शायद राजपूत होने का मुझे गर्व है। लेकिन रूडी जी, नेता तो सबका होता है, नेता राजपूतों का नेता ही क्यों? नेता तो सबका होता है। मैं चुनाव जीतता हूँ छपरा से, सब लोग वोट करते हैं, लेकिन मेरी पहली पहचान, अगर मैं एमएलए भी बना अपने यहाँ 1990 में, आज से 30 साल पहले, तो मैं इसलिए बना कि उस क्षेत्र से कि वहाँ राजपूतों की संख्या ज़्यादा थी, और पार्टी ने समझा कि पहले ये समाज का नेता बने तब पार्टी का नेता। और जब हम पार्टी में आ जाते हैं तो फिर हम पार्टी के नेता बन जाते हैं और अपने समाज को भूलने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो शायद मुझे अब ऐसा, देर से सही, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि मुझे अपने समाज का भी ख्याल करना होगा। ये मेरा दायित्व, प्रारंभिक दायित्व है। फिर पार्टी, देश, राष्ट्र, समाज, गरीब, पिछड़े, सबके साथ लेके चलना है, सबके बारे में सोचना है। ये तो होना ही चाहिए। चुनाव में होता है, जातीय समीकरण बिहार में होता है, और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। इसे हम किनारा भी नहीं कर सकते हैं। सारण से आप लगातार जीतते आए हैं, और आपके विपक्ष में सामने एक ऐसा परिवार होता है जिसका गढ़ है वो, फिर भी चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे साधु यादव हो, सबको आपने मात दी है। तो इसमें सिर्फ राजपूत नेता ही नहीं होंगे, चाहे राजपूत कार्यकर्ता ही नहीं होंगे जिन्होंने आपको वोट दिया होगा, इसमें हर जाति के लोग होंगे। आप पायलट भी हैं, प्लेन उड़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि प्लेन में आप कहते हैं कि राजपूत वाले बैठेंगे, अब बाकी सब नहीं बैठेंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी पॉलिटिकल लाइफ में भी नहीं होता है, सामाजिक जीवन में भी नहीं होता है। लेकिन
नेतृत्व के लिए आज के परिवेश में जब आपको जिम्मेवारी मिले, तो जब संविधान की शपथ लेते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, देश की शपथ लेते हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो पहले आपके पीठ पर 4 लोग खड़े हैं कि नहीं, ये लोग भी देखना चाहते हैं। नेतृत्व वही हो कि सबल है कि नहीं, इसके पीठ पर कुछ लोग हैं कि नहीं, इसके समाज के लोग हैं कि नहीं, इसका व्यवहार कैसा है, इसके समाज पर कितनी पकड़ है, ये सब माने रखता है। और उसके बाद उस विश्वास के साथ आज अगर छपड़ा में जाइए, चाहे वो किसी जाति का हो, वो लोग कहते हैं कि रूडी जी न्याय पसंद करते हैं। चाहे वो अत्याचार गरीब के साथ हो, अमीर के साथ हो, वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते। अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस ऑल कास्ट, ये है कि रूडी जी न्याय देते हैं भाई। ये ऐसा नहीं है कि वो राजपूत हो, अगर तुम किसी पर अन्याय कर रहे हो तो उसके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो गरीब के साथ देने वाला, न्याय का साथ देने वाला और उनके दुख दर्द समझने वाला अगर किसी जात का है और वो उस जात में उसकी रिकॉग्निशन है, तो मैं समझता हूँ ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। बीजेपी और हाल के दिनों में जो राजनीति बिहार में बदल रही है, खास करके जो बीजेपी में राजपूत नेता है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं आर के सिंह की बात कर रही हूँ, वो प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं और कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ पार्टी लाइन से इतर हट के भी उन्होंने बयान दिया है। क्या आपको लगता है कि राजपूत नेताओं के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है? आपने एक शब्द का उपयोग किया, प्रतिक्रिया दिया है। मेरे पूरे अभियान में आप देखें, पिछले 3 साल से मैं बिहार में तत्परता के साथ घूम रहा हूँ। मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, मैं रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ कि मुझे वंचित किया गया या मुझे फलाना पद नहीं दिया गया या मुझे, मैं तो अपने समाज की बात कर रहा हूँ, समाज के भविष्य की बात कर रहा हूँ। उन नौजवानों के लिए, उन बेटियों के लिए जो मेरे समाज के हैं, वो आने वाले दिनों में अपना रास्ता कैसे चुनें, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं प्रतिक्रियात्मक राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, एनडीए का हूँ। और आपने कहा कि प्रतिक्रिया, अगर मेरे शब्दों से कहीं ये एहसास होता है तो बिहार में जो मैंने सांगा यात्रा निकाला है, इसमें क्यों निकाला, ये सवाल उसके साथ से जोड़ता हूँ कि गांव-गांव में जा रहा हूँ। मैं शहरों में नहीं जा रहा हूँ, बड़े रैलीज नहीं कर रहा हूँ। बिहार के 3000 ऐसे गांव जहाँ 100 से लेके 1000 परिवार राजपूतों का है, मैं उनके गांव में जा रहा हूँ और रिमोट एरियाज में जा रहा हूँ। एक उनके जुबान पे ये लगा कि कहीं ना कहीं उपेक्षित है और कहीं ना कहीं उनको अलग थलग किया जा रहा है। अगर उस आवाज़ को लेकर के मैं अगर बिहार के प्लेटफॉर्म पर, और मैं सिर्फ एक ही पार्टी का आवाज़ नहीं हूँ, मैं सभी राजनीतिक दलों का आवाज़ हूँ जहाँ तक अपना समाज है, कि आपको हमारा महत्व समझना होगा। हमारी भी भूमिका बिहार के निर्माण में रही है। हम लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ बिहार में की है, देश के राजनीति में की है, इतिहास में की है। ये शायद कहीं ना कहीं राजपूतों को नहीं, बिहार के सभी फॉरवर्डों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको सामंती कह के समाज से अलग थलग किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के पॉलिटिकल पार्टीज़ का, विशेष करके नीतीश कुमार जी का। उन्होंने इस पार्ट को दूर करने का प्रयास किया है। ये पार्ट सबसे बड़ा हुआ जब बिहार में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो शायद इस पार्ट को हम लोगों ने कम किया, लेकिन वो पार्ट कि राजपूत की अपनी पहचान बने, ये अभी शायद धूमिल हो चुका था। शायद कहीं ना कहीं कोई नेतृत्व का अभाव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेतृत्व हूँ, लेकिन सवाल गांव में जाने के बाद ये उठता है राजपूतों के गांव में कि मेरा गारंटर कौन होगा। हर समाज का तो एक गारंटर है, हमारा गारंटर कौन है? और जिस दिन हमारा गारंटर मिलेगा, हम उसके साथ खड़े होकर उसकी बात सुनेंगे। अच्छा, आपकी बहुत बेहतरीन बात है कि आप कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, जबकि आप केंद्रीय मंत्री रह गए और इतनी बार से आप सांसद हैं। लेकिन उसके बाद सवाल ये भी आता है कि जो बीजेपी हिंदुत्व की एकता की बात करती है, उसी बीजेपी में रहकर आप जातीय एकता की बात कर रहे हैं। हम हिंदू तो हैं, और फिर से थोड़ा सा इसको विश्लेषण, इस देश में मुसलमान भी रहेंगे। हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि देश के मुसलमान को देश के अरब सागर में फेंक देना है, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी हिंदुत्व विचारधारा है जिसमें सब समाज के लोग हैं, और उसमें ये शब्द लाना कई बार मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं, हो सकता है मुसलमान मुझे छपड़ा की धरती पर लालू जी को वोट देते हैं, लेकिन सब ये कहते हैं कि कभी परिवर्तन होगा, कभी सोच आएगा। और ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में जो एक समाज की तुष्टीकरण की है, उसका रिएक्शन हिंदुत्व है। हिंदुत्व एक परिभाषा, एक
एक समाज तक सीमित नहीं है, वो अपने आप में एक संस्कार है। और हिंदुत्व का संस्कार है। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी, अब स्वर्गवास हो गया, वो नहीं रही। मैं औसतन बहुत पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन जो पूजा पाठ करता है उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। चलिए कम से कम भगवान से अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कभी भी मंदिर में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भगवान आप इतने बड़े हो तो मेरे लिए क्यों अकेले? मैं तो पूरा दुनिया के लिए मांग लेता हूँ कि भाई देना है तो सबका दुख दर्द छीन लो। जब देने वाला बैठा है तो उसे अपने लिए क्यों मांगना है? मांग लेता हूँ सबके लिए। तो मेरी सोच कुछ इस प्रकार से है। और मेरी माँ जब घर में मंदिर में घंटी बजाती थी तो हम लोग कहते देखिए भगवान को एसटीडी लगा रही हैं, कुछ ना कुछ मांग रही होंगी। और इस तरह से भी धर्म के उस आकर्षण को देखते हैं। और उनकी प्रथा, हमारी पत्नी हो, हमारे घर वाले हों, इस बार भी कि रामनवमी का दशहरा का पूजा हुआ तो पटना में भी होगा, क्योंकि मेरी माँ पटना में करती थी। मेरे गांव पर, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। और ये मैं कम से कम दो जगह तो पूजा पर चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि वो एक आस्था है, एक है। और मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व से कहना हिंदू हूँ। और हिंदू में मैं राजपूत हूँ, उसका भी मुझे गर्व है। तो मुझे लगता है कि इसको ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री का हम जात नहीं पूछते हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं वो चर्चा भी आ जाता है, खोज निकालते हैं लोग कि किस जात के हैं। ये तो देश की सच्चाई है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, कहीं ना कहीं ये आता ही। गोवा में मैं गोवा में गया जब मैं इंचार्ज था तो वहाँ कुछ लोग मुझसे मिले, वो क्रिश्चियन थे। बोले कि मैं राजपूत क्रिश्चियन हूँ, ऐसा क्यों है? मैं ब्राह्मण क्रिश्चियन हूँ, ऐसा क्यों है? तो ऐसा भी होता है भारत में। और आपको मैं बिहार में मैं कुछ बड़े पठानों के गांव में गया, मुझे याद नहीं है उस गांव का नाम, और मेरे साथ मुसलमान नेता शहनवाज हुसैन भी थे। तो जहाँ हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनके साथ लोग नहीं चल रहे थे, मेरे साथ चल रहे थे। हमने पूछा कि भाई आप लोगों का क्या? तो बोले कि हम लोग, हमारे पूर्वज तो राजपूत थे यहाँ, ये देखिए राम बिहारी सिंह का कब्र है, ये वो पठान राजपूत है। मस्जिद में जाते हैं और वो अपने कब्रगाह जितने दिखा रहे थे वो सभी हिंदू नाम थे और सभी राजपूत थे। ये है भारत और इसको हमें समझना होगा। नहीं, राजपूतों की एकता की बात आप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि गारंटर चाहिए, लेकिन लोकसभा की तस्वीर देख लेते हैं सर। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। 6 सांसद जो है वो राजपूत जाति से आते हैं, 3 सांसद भूमिहार जाति से आते हैं। 3 सांसद होने के बावजूद 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 6 राजपूत हैं जिसमें 5 एनडीए के हैं, लेकिन एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं है राजपूत जाति से। देखिए ये बहुत मायने नहीं रखता है। और जब मैं राजपूत की बात करता हूँ तो मैं अपनी शुरुआत मैंने राजपूत समाज से किया है, लेकिन मैं अब मुझे लगने लगा है कि मैं बिहार में बाकी समाज की भी बात करता हूँ। तो अब चलिए इस दायरे का कोई नेतृत्व उनके समाज का है तो भूमिहार समाज की भी मैं बात करता हूँ। उनकी बड़ी आस्था है मेरे गांव में और मेरे देहात में और बिहार में। भूमिहार समाज की बहुत बड़ी, उनके सब नेता मेरे अच्छे मित्र हैं। और फिर आप चलिए ब्राह्मणों में भी सब नेता मेरे अच्छे मित्र हैं, काश्तों में भी हैं। तो मैं अब सिर्फ पहले तो अपने पीठ पर अपनी फौज खड़ा कर लूँ ना, फिर बाकी समाज की बात करूँगा। नहीं, लेकिन इसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या? 5 सांसद नहीं, ये ऐसे नहीं होता है। देश 125 करोड़ का देश है, भारत की सरकार है। और अभी हाल फिलहाल तक तो इसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। 10 साल तक लगभग आर.के. सिंह कैबिनेट मिनिस्टर रहे बिहार में, उन्होंने अपने सेवा दी। ये कहना कि नहीं, पहले राधा मोहन सिंह 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मैं भी कभी रहा और आगे भी ईश्वर ने चाहा और देश की सेवा करने का मौका मिला रहूँगा। ये महत्व नहीं है। हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं है कि हमें पद चाहिए। हमारी अहमियत, अगर मैं बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर हूँ, बीजेपी मुझे, भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, मुझे वो ओहदा देती है, तो हो सकता है कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, उनको कुर्सी की गरिमा रखनी होती है। आपकी ताकत तभी होगी जब आप अपने समक्ष के कुर्सी की गरिमा रहें। सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, बाकी सब लोग हैं, हमारे से कई जूनियर लोग भी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं उनको जितना आदर हो सकता है देता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि आपका प्रमोशन हो गया मेरा छूट गया, ये पॉलिटिक्स में नहीं होता है। सबके हाथ की लकीर होती है, नेतृत्व तय करता है इसकी काबिलियत क्या है, रखता भी हटाता है। जिसको देश चलाना है वो तय करेगा। अच्छा राजीव जी, एक सवाल जो मैं दिल से पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी ये समझना, सब सवाल नहीं दिल से ही था, लेकिन ये वाला मैं खुद ही समझना चाह रही थी, क्योंकि मेरे आसपास जो भी मैंने राजपूत नेताओं को देखा है, चाहे राजपूत जाति के लोगों को देखा है, सबके नाम में सिंह रहता है, या तो रोए लगा सकते हैं, राय लगा सकते हैं, आप में रूडी लगा है। तो राजीव प्रताप रूडी कैसे बने? बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूँ कि रूडी तो कोई बिहार में राजपूत का टाइटल नहीं है, लेकिन रूडी लोग कहते हैं। सबसे पहले मेरा नाम राजीव प्रताप
सिंह है। जब मैं एमएलए बना 1990 में तो मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह था और बिहार में उस समय 12 आरपी सिंह थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, इस तरह से करके 12 लोग थे, तो मेरी पहचान ही नहीं थी। तो मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं जब छात्र राजनीति पे था और मेरे घर का पुकारू नाम रूडी था, जो मेरे पिताजी ने रखा था, मेरी माँ ने रखा था, तो यूनिवर्सिटी में मेरा नाम, तो मैंने कहा कि अपनी पहचान बनाने के लिए वोटर लिस्ट में मैंने एफिडेविट करके मैंने नाम राजीव प्रताप रूडी कर दिया। इसलिए बहुत आक्रामक भी नहीं लगता है, लेकिन मैं हूँ वही, आक्रामक नहीं हूँ। और कई बार मुझे तो ये रूडी आपकी देन है या फिर आपने किसी से सजेशन लिया था? नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे घर में रूडी कह के ही पुकारा था। ओके। फिर विश्वविद्यालय में मुझे रूडी करके ही लोग जानते हैं। फिर मैंने उसको अपने एफिडेविट से अपने टाइटल के साथ सिंह हटा के, जो बहुत आक्रामक दिखता था, और उसको मैंने कह दिया। मैं वीपी सिंह तो नहीं होने वाला था, मैं आरपी सिंह, वीपी सिंह टाइप से बनने में बहुत वक्त लगता, तो थोड़ी पहचान के दृष्टिकोण से रूडी। और अब रूडी तो प्रचलित हो गया और मुझे पता चला है कि कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम टाइटल रूडी दे रखा है। तो ये दक्षिण की तरह आप देखते होंगे, कई बार गांधी रखते हैं, कई भी बोस रखते हैं, इस तरह से कई नाम रखते हैं। खैर ये अलग बात है। तो मेरे रूडी नाम का इतिहास बिहार से है, विधानसभा से है। जब मैं राजीव प्रताप सिंह से राजीव प्रताप रूडी 1996 में पार्लियामेंट के चुनाव में मेरा नाम हुआ। तो मैं मैं एकदम ओरिजिनल बिहार का गृहस्थ किसान, छोटे से परिवार। मेरे बिहार में मैं कोई जमींदार घराने का नहीं हूँ। कई बार लोग कहते हैं जमींदार घराने का है। मैं साधारण बिहार के एक राजपूत परिवार से हूँ। मैं गांव में अभी भी रहता हूँ और मेरे पिताजी बिहार सरकार में एक वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारी थे। जब हम गूगल पे आपका नाम सर्च करते हैं तो ज़्यादातर हमें जो खबरें मिलती हैं कि आप प्लेन उड़ा रहे हैं या फिर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी में, ऐसी तस्वीरें सामने आती है, ऐसे खबरें सामने आती है। इसी बीच एक और खबर सामने आई, जब आप फ्लाइट से आ रहे थे, कल की मैं बात कर रही हूँ जी, आप प्लेन उड़ा रहे होते हैं, उसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, मेरे साथ तो एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे साथ एक ही विमान में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक तरफ पहली सीट पर थे और दूसरी तरफ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। मैंने अडवाणी जी भी कभी मेरे साथ गए, और स्मृति जी हों, अडवाणी जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, पता नहीं बहुत सारे लोग देश के राजनीति के मेरे यात्री के रूप में चले हैं। मैं विमान से अभिनंदन करता हूं और विमान कक्ष से अभिनंदन करता हूं, और इतना तो उनके लिए बनता भी है। लेकिन कल एक अजीब सा हुआ। मेरे पूरे 16 साल से मैं विमान उड़ा रहा हूं। ये कोई लोगों को लगता है कि मैं, और देश के राजनीति में 3 ही पायलट, ऐसा मुझे विश्लेषण पर, जो हमारी श्रेणी के हैं। एक बिजू पटनायक साहब थे, जो आज़ादी के पहले वाणिज्यिक विमान उड़ाते थे, डकोटा उड़ाते थे। दूसरा, इस देश के इतिहास में एक ही आदमी वाणिज्यिक पायलट वर्दी पहन करके वाणिज्यिक रूप से उड़ाता था, जो देश के बाद में प्रधानमंत्री बने, वो राजीव गांधी थे, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये व्यवसाय छोड़ा। और तीसरा मैं हूँ। बाकी लोग भी पायलट हैं, कुछ लाइसेंस लेके रखे। लेकिन कल मुझे एक ऐसा अनुभव मिला, मैंने शिवराज जी बैठे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, या कल की तारीख में मैं कहूं, या नड्डा साहब कभी मेरे साथ यात्रा किए हैं, तो कल मैंने आप उस विमान के अंदर देखे, एक राज्य का शिवराज सिंह चौहान, 4 बार के मुख्यमंत्री, वर्तमान में कृषि के मंत्री, ग्रामीण विकास के मंत्री, सामान्य रूप से एक ऑर्डिनरी इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठे, चुपचाप। पूरी जनता उनको देखकर कि कितना प्रभाव पड़ता है एक भारत सरकार के इतने वरिष्ठ आदमी को इकोनॉमी क्लास में बैठे। मेरा तो बनता ही है, मेरे पार्टी के नेता हैं, और मैंने उनका अभिनंदन भी किया। औसतन मैं बताता हूं, लेकिन जो उन्होंने अपने शब्दों से अपने ट्विटर पर लिखा, मेरे राजनीतिक जीवन में कोई अपनी दिल की बात, पॉलिटिक्स में दिल की बात इतनी सरलता से कोई नहीं लिखता है। और आज के युग में कोई नेता दूसरी नेता की प्रशंसा तो करता ही नहीं है। उसमें शिवराज सिंह जी ने जो प्रशंसा लिखा, मुझे लगा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, और उन्होंने कहा कि ये विमान भी उड़ाते हैं, सरलता से संवाद भी करते हैं, और ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब कि मैं 7 बार का सांसद हूँ। मैं आभार इसलिए व्यक्त करूंगा उनका कि इतनी सरलता से, उनका अपने तरीके से इतनी सरलता से दूसरे नेता की तारीफ करें। आज तो शायद राजनीति में, और ये उदाहरण है,
और ये इतिहास के पन्नों में कल की यात्रा जाएगी कि कैसे एक बहुत बड़ा आदमी एक सरलता से दूसरे का भी अभिनंदन करता है। अगर वो ना करे तो आप कुछ कह बने आप उम्मीद, लेकिन कोई अगर उम्मीद से बात, नेतृत्व इसी को कहते हैं। लीडर वही होता है जो दूसरी की बात, अपने मन की बात, दूसरी की बात रख सके। बाकी लोग कर्मचारी हो जाते हैं, लेकिन नेता वही होता है जो दूसरे के पक्ष में अपनी बात रख सके, वो नेता है। बाकी है कि मैं आपकी बात सुनूंगा तो आप में हाँ हाँ मिला के चलूंगा, वो नेता नहीं हो सकता है। नेता वही होता है जो, मैं अगर अपने समाज की बात कर रहा हूँ तो वो नेतृत्व है। मैं अपनी बात आपके पास कर रहा हूँ, अगर आप मेरे नेता हैं तो मैं नेता नहीं हो सकता हूँ। मैं इसको फिर से दोहरा देना चाहूँगा, नेतृत्व उसी के पास होता है जो सही बात, दूसरों की बात, अपने नेतृत्व की बात दूसरों के समक्ष रखता है। और वो थे कल हमारी यात्रा में शिवराज जी। नेता वही होता है जो, और मैं अगर राजपूत समाज की बात रख रहा हूँ तो मैं नेतृत्व मुझे तभी मिलेगा, मैं अपने लिए कहूँ मेरे बच्चों को टिकट दे दीजिए, मुझे ये विधानसभा दे दीजिए, मैं चुनाव हार गया हूँ तो मुझे राज्यसभा दे दीजिए, मुझे भारत सरकार में, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर की कृपा से चुनाव जीतने पर छपरा की जनता ने ये घर दे रखा है, ये भी सरकारी है। नहीं, देर से ही भले, लेकिन मुझे लगता है कि अब बिहार की राजनीति में राजपूत नेताओं की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि इसकी तस्वीर एक और हमने देख ली। पवन सिंह ज्वाइन किए बीजेपी, और हालांकि उन्होंने ये बोला कि मैंने बीजेपी से दूरी कभी बनाई नहीं थी, हम साथ ही हैं, लेकिन अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वागत है, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे स्वागत है, और लेकिन मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसके बाद एक चर्चा होने लगी कि जो राजपूत नेता है वो ये कहने लगे कि झुकना नहीं चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा के सामने, पवन सिंह झुक गए, तो सब कह रहे हैं कि अब देखिए, पता नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पार्टी उनको लेके आई है, पार्टी उनका ख्याल करेगी। झुकना नहीं झुकना, राजनीति में तो हम लोग स्पीकर बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं। अब हम लोग किसी की सीनियरिटी देखें और उसमें कहे कि हम झुकेंगे नहीं, हम, ऐसा होता नहीं है राजनीति में। आशीर्वाद लेना तो हम लोगों की परंपरा है, और पवन सिंह जी ने आशीर्वाद लिया है तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में हर व्यक्ति जो आता है अलग अलग तरीके से शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है कि स्वागत है हमारे पार्टी में। अब कहाँ, ये सब मुझे नहीं लगता है टिप्पणी उचित है, और मैं उन लोगों को कहूँगा कि थोड़ा परहेज करें कि इस तरह की टिप्पणी से। आज चुनाव के वातावरण में सब लोग परहेज करें टिप्पणी से, अपनी बात करें, अपनी समाज की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, देश की बात करें, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व की बात करें। ये हमारा आज का एजेंडा है। आपकी भूमिका आप क्या देखते हैं बिहार चुनाव में? मेरी कोई भूमिका नहीं है, और सच पूछिए तो मेरी कोई भूमिका, एक सांसद हूँ, और बिहार में अधिक से अधिक लोग एनडीए की सरकार में जीत के आए, यही मैं प्रयास करूँगा। मेरी कोई भूमिका नहीं है, और शायद इसलिए बहुत लोगों को नाराज़गी रहती है कि राजीव प्रताप रूडी की भूमिका क्यों नहीं बनती है। और शायद कई बार मुझसे देहातों में ये बात कहा कि साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, प्रवक्ता हैं, किसी को पता ही नहीं है प्रवक्ता है, क्योंकि आजकल 30-40 प्रवक्ता है, तो उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, और वो भी अच्छा करते हैं, सब लोग नए लोगों को चुना गया है। लेकिन अपनी पहचान, मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेवारी देती है मैं उसे करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपने आइसोलेट कर लिया है चुनाव से, विधानसभा चुनाव से? राजनीति में अगर घर रहिएगा तो कोई नहीं ढूंढेगा, आपको समक्ष दिखते रहना है, और नेतृत्व तय करता है कि क्या जिम्मेवारी। अभी मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, और मैं समझता हूं कि इस 30 दिन में मुझे किसी दायित्व की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सक्रियता से पार्टी के, अपने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए जहां जहां मैं जो 2 शब्द कर सकता हूं, परंतु आजकल बड़ा तीखा तीखा मुझ पर पूछा है कि आप फिर वोट मांगने आइएगा हम लोगों से, तो मुझे डर तो लगता है। इसलिए मैं पार्टी को कहता हूं कि थोड़ा उनका भी जवाब दे दीजिए, तो मैं उनको भी बता दूं कि भाई मेरी बात का वजन तभी होगा जब आप सब मुझे कोई महत्व देंगे, ताकि मैं उसको समझाऊं, वो नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मेरे राजपूत समाज के लोग बहुत बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत तंग कर सकते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा उसको बैलेंस करना होगा। प्रशांत किशोर को कितना सीरियस लेते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो आप लोग सीरियस ले रहे हैं, पत्रकार। और किसी दिल्ली में, पटना में कहीं बैठता हूँ तो पहली चर्चा उनकी शुरू होती है, तो एक कामयाबी तो हो गई है उनकी कि वो चर्चा में आ गए। अब दूसरी कामयाबी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है तो वो सीधे अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके चल रहे हैं। बिहार के लोग थोड़ा बिहार के लोगों ने अपना, कैसे कहते हैं,
वो जल जाए तो उसको सावधानी से फूक फूक के फूक पिलाते फूक हैं। के अच्छा, अच्छा। बिहार के लोगों ने अपना हाथ चला लिया। एक बार बड़े एक्सपेरिमेंट में 30 साल तक लालू जी को झेल लिया है। नीतीश जी ने एक विश्वसनीयता जाहिर की है, विश्वास लोगों में है। मैं नहीं जा रहा हूँ 20 साल में वो कितने साल कैसे उनका रहा, लोगों का एक अटूट विश्वास है नीतीश, और पिछड़े समाज का तो हर पिछड़े समाज का उन पर मुहर है। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठाया, देखिए पलायन भाई, पर देखिए बात मैं कर रहे आपको थे। बता दूं, मैं बहुत बीजेपी के लीडर पे, मैं प्रशांत जी से मंगल पांडे पे बोल रहे हैं, नहीं, सम्राट सुनिए, चौधरी पर बोल रहे सुनिए, हैं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। प्रशांत जी को मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मेरे चौधरियों को आप इस तरह से टिप्पणी मत कीजिए। एक चौधरी हैं जेडीयू के, वो दलित समाज के नेता हैं। पूरे दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम लोग ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं, बाद में आपसे हम बात करेंगे। आप हमारे चुनाव को खराब करना चाहते हैं। हमारे सम्राट चौधरी हैं, एक बड़े पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी हमारे चौधरी हैं, हमारे लिए चौधरी हैं। अगर कुछ होगा तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म में तब देखेंगे, अभी चुनाव है। आप कांग्रेस का खिलाफ नहीं बोलते हैं प्रशांत जी। हमने एक इंटरव्यू में कहा आप आरजेडी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्यों? अब 2-3 दिन से उन्होंने अब इन लोगों को भी कहा, रेवंत रेड्डी को दिखा दूंगा। मेरे बयान के बाद नहीं बोल रहे थे, अब तो वो फंस आपने गए। चैलेंज कर दिया प्रशांत जी फिर। अरे प्रशांत जी इस बार विधानसभा लड़िए, बहुत ज़रूरी है। कहीं से विधानसभा उनको लड़ना चाहिए और जो सीट बताएं और वहाँ से जीतना चाहिए। पहले मैं नेतृत्व दूंगा और फिर मेरे पीठ पर मेरी फौज चलेगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत जी की नहीं, तो आप एक ही बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब बनिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए, पहले खोजिए तो एक सीट, हम लोग भी तो देखें। और एकदम आपको आना चाहिए, बिहार के प्रति अगर पीड़ा है और सब नालायक है, मैंने नालायक ना कहें, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, जेडीयू खराब है, आरजेडी खराब है, हम बहुत अच्छे हैं, तो चलिए एक बार विधानसभा का चुनाव लड़िए, नंबर 1। और फिर वहाँ से कहिए कि आजकल में घोषणा कर दीजिए, चुनाव आयोग 1-2 दिन में घोषणा करने वाला है, घोषणा कीजिए, चुनाव लड़िए, जीतिए, विधानसभा में आइए और बिहार की नीतियों पर प्रखरता से बोलिए। हम आपको उस रोल में देखना चाहते हैं। प्रॉक्सी पॉलिटिक्स से आप बयान करते हैं, आप आरोप लगाते हैं, काउंटर आरोप भी लोगों ने लगा दिया कि शेल कंपनियों में आपने पैसा लिया है। मैं तो नहीं कभी कहता हूं उनके तो बारे में। उन्होंने जवाब भी तो दिया तो उसका। जवाब देते रहिए, हम लोग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली, क्योंकि मैं सत्ता में, आप कहीं नहीं, आपका स्टेक्स कुछ नहीं है। प्रशांत जी का स्टेक्स क्या है? चुनाव खत्म होगा, फिर 5 साल के लिए हो सकता है चले जाए। आप कही रहे थे कि कंसल्टेंसी में जाऊंगा रेवंत को हरा के, या पता नहीं कुछ सुना किसी और ने कहा। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। राजीव प्रताप रूडी जी विमान भी उड़ाते हैं, लेकिन अभी मैंने कल रात को मैं दिल्ली उतरा हूं और अभी मैं 1 घंटे के बाद फिर पटना जा रहा हूं। तो हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है। मेरा फर्स्ट प्रोफेशन सोने में उठने में पॉलिटिक्स है, 40 साल से। बाकी चीज़ मैं करता हूं, लोगों को अच्छा लगता है कि जहाज भी उड़ाता है, वकालत भी करता है सुप्रीम कोर्ट में। ये सब मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, क्योंकि 10 साल से मेरे पास बहुत समय था, तो मैं अपने लाइफ को मैंने यूटिलाइज किया है। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड विधानसभा का चुनाव प्रशांत जी कहाँ से लड़ रहे हैं? चुनाव लड़वा रहे हैं। हम तो बूथ पर काम किए हैं मोटरसाइकिल लेकर के। मैं जानता हूँ कि चुनाव कैसे हो। कागज पर तो हमने किया नहीं, ये चोर है। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में लालू जी के खिलाफ लड़ता हूँ, मैंने आज तक उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। इसीलिए छपरा के और बिहार के यादव मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं पॉलिटिकली खूब लड़ता हूँ उनसे, सब खराब कर दिया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर छपरा में उन्होंने बेला रेल फैक्ट्री लगाया है तो लगाया है, अगर जीई का फैक्ट्री उन्होंने लगाया था मरौड़ा में तो लगाया है। तो ये होना चाहिए पॉलिटिक्स। अगर मधेपुरा में उन्होंने लगाया, लेकिन बाकी बहुत गलत किया है। बिहार का जो वातावरण उन्होंने बनाया, तो मैं पॉलिटिकल चुनौती देता हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं। फैमिली में क्या है नहीं है, आपस में अगर कभी कोई टिप्पणी किया कि भाई रोहिणी नाराज है, तो हमारे बच्चे को समझाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और अगर तेज प्रताप गुस्से में है तो बोले उनका तो भाई मैं नहीं जानता हूँ, उनकी पार्टी का है। कहने मैं व्यक्तिगत कभी पॉलिटिकल लाइफ में किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखिए, मैंने एक दिन भी कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में हर कुछ बोला गया। एक दिन मैंने बोल दिया, भूचाल हो गया, फिर मैंने कहा भाई छोड़ो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो जिसने जो किया है। पॉलिटिक्स में अपनी बात रखें। नीतीश कुमार भी कभी आप देखेंगे व्यक्तिगत कभी आक्षेप नहीं करते। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इनपुट बीजेपी के ही नेता दे रहे हैं। ये सब आप लोगों की कल्पना है, पता नहीं हमसे। तो हम तो पार्टी में ही है ना, आप पार्टी के बाहर तो है नहीं। तो पार्टी में क्या इनपुट दे रहे हैं भाई? वो तो दिन भर कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। तो पार्टी को जरूरत पड़ा है कि उनके थ्रू इनपुट देंगे। हम लोग के डायरेक्ट नेता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान पटना में बैठे हुए हैं, विनोद तावडे जो
पार्टी के नेता हैं, बार बार अमित शाह, तो हम लोग को डायरेक्ट इनपुट उन लोगों से नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर के वाया मीडिया से बीजेपी को इनपुट मिलेगा। मैम क्या आप बात कर रही हैं, ऋचा शर्मा जी क्या बात कर रही हैं? ऐसा आपने नहीं शर्मा पे बहुत जोर दिया। हाँ नहीं, मैंने मुझे लगा कि आप तो बिहार से हैं हाँ जी। और आप तो जय सांगा नहीं है, लेकिन जय सांगा के बहुत करीब है और उस समाज का मुझे आप जहानाबाद से हैं ना, जी। तो फिर मुझे पूछना नहीं होगा कुछ आगे। सर, सीएम फेज को लेके भी चर्चा हो रही है। हालांकि एनडीए की तरफ से ये कहा जा चुका है कि नीतीश कुमार विल बी द सीएम फेज, हो गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या कर पाएंगे पूरा कार्यकाल जो ये है? तो कल की बात है भाई। अभी नेतृत्व का विश्वास उन्हीं में, बिहार का विश्वास उन्हीं में है, जीविकाओं का विश्वास उन्हीं में, किसानों का विश्वास उन्हीं में, छात्राओं का विश्वास उन्हीं में है, राजीव प्रताप रूडी का विश्वास उन्हीं में है। तो आज के विश्वास को लेकर चलेंगे और अच्छे नेतृत्व देने वाले। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का भी नेतृत्व होना चाहिए बिहार में? बीजेपी तो है ही है उनके साथ, हमारे नेता हैं ही हैं, विजय सिन्हा हैं ही हैं, सम्राट चौधरी हैं ही हैं, मंगल पांडे हैं ही हैं, गिरिराज जी हैं ही हैं, विवेक ठाकुर हैं ही हैं। इतना नेता आपने गिना अरे दिया, तो लेकिन सब मुख्यमंत्री के फेस पे कोई नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं होता है बीजेपी में। मुख्यमंत्री का कोई फेस वेस नहीं बनाया जाता है हमारे यहाँ। कोई भी पिछले 25 साल में देख लीजिए, लीडरशिप ग्रो करता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, परिस्थितियां देखी जाती हैं, समीकरण देखा जाता है, जात देखा जाता है, हिंदू है या इस जात का है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। देश चलाना हो तो वैसे नहीं होता है कि भाई इनको घोषित कर दिया। ये कोई प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं ना है, या केजरीवाल की पार्टी नहीं ना है बीजेपी। ये देश की पार्टी है, दक्षिण से लेके, उत्तर से लेके, पूर्व से लेके, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे पार्टी में, गुजरात के भी, पौंडीचेरी के भी लोग हैं। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने घोषणा कर दिया, समय आने पर लोग तय करते हैं। कैसे नेता लगते हैं आपको नीतीश कुमार? 100 में 100। मैं 35 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ और नीतीश जी, मैं पहले बहुत लड़ता था उनसे, हर बात पर लड़ता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, इनकी नीयत है, बहुत लड़ता आप था। लड़ते क्यों थे उनसे? मेरा अपना बचपना था वो सब। मुझे राजनीतिक अनुभव तो क्या, मैं 90 में 27 साल की उम्र में एमएलए हो गया, तो बहुत अपने आप को मैं बहुत कामयाब हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। अनुभव ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अनुभव से ही राजनीति बढ़ता है। और मेरे लंबी यात्रा है। मैंने बिहार में बिहार पीपल्स पार्टी का फाउंडर मेंबर मैं हूँ। उसके बाद मैं जनता दल में गया, नीतीश जी के पास एमएलए था, कोई हमको पूछ ही नहीं रहा था। वहाँ मेरा टिकट ही नहीं मिला। बिहार के 300 अनडिवाइडेड बिहार में मुझे 3 एमएलए थे, उसमें मुझे टिकट नहीं दिया। और मुझे क्या पता था, नीतीश जी ने हमको कहा था एक दिन बुला करके कि रूडी जी आपको टिकट हम लोग दे नहीं पाए। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे और जॉर्ज साहब राष्ट्रीय, बोले कि हम लोग आपको 3 एमएलए थे, मैं उनमें से एक हो गया था, अनअटैच्ड एमएलए था बिहार का, 95 की बात कर रहा हूँ, नहीं दे पाए। राजनीति ने करवट लिया। मैं वहाँ से चलते हुए बीजेपी में कैलाशपति मिश्रा और राधा मोहन सिंह ने हमको पार्टी ज्वाइन कराया। मैं चलता गया। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत हो, अडवाणी जी हो, जसवंत सिंह जी हो, सब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। मैं आगे बढ़ता गया, यहाँ तक आया। राजनाथ सिंह जी के कैबिनेट में, कैबिनेट नहीं मतलब मैं, लोग नहीं मुझे सीरियसली लेते हैं, भगवान जाने क्यों, लेकिन ये मैं क्यों कहूँ नहीं लेते हैं, लेकिन मैं उतना अपने आप को हावी, मैं एक बात को बार बार नहीं, कभी आप लोग रिसर्च कीजिएगा, ये बड़ा मजे का बात है। मेरे साथ जब मैं भारतीय जनता पार्टी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का बड़ा भरोसा था, जब जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे साथ और 3 लोग जो महामंत्री थे वो कौन कौन थे, कभी रिसर्च कीजिएगा। और फिर, और मैंने कभी इस बात को कहा नहीं है कि मैं इतना सीनियर था और मुझे ऐसे छोड़ा गया। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल आदमी को जो पद पर रह ले, पॉलिटिकल बयान करने से पहले, आरोप लगाने से पहले परहेज करना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पार्टी एमपी, एज अ पार्टी जनरल सेक्रेटरी वंस अपॉन अ टाइम, एज अ पार्टी प्रवक्ता, मुझे जिम्मेवारी से चलना होगा। मैं अगर राजपूत समाज को लेके बिहार में चल रहा हूँ तो मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी समाज को छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं गरीबों का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी नेता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। और अपनी बात में कोई तलवार भांजने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई घेराव की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपने समाज की बात रख रहा हूँ। हर को अधिकार है, मुझे भी ये अधिकार। ठीक है, सारण की बात कर लेते हैं। आप वहाँ से एक बार फिर से चुनाव जीते। 2024 में नीतीश कुमार के साथ आपकी सभा, और उसमें अनाउंस किया गया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। आपके जूनियर पप्पू यादव निर्दलीय सांसद है, उन्होंने पूर्णिया में इस्टेब्लिश करा दिया,
लेकिन अभी तक सारण को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं मिला। देखिए, चुनाव के बाद देखते हैं क्या होता है। बड़ी योजना में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। नीतीश जी बड़े सोच के व्यक्ति हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो, बिहार में योजना मेरे यहाँ आज भी मैं बता दें, भारत सरकार और बिहार सरकार में, बिहार में अगर सबसे बड़ी योजनाओं का निवेश हो रहा है वो छपला में है। गंगा पर 2 ब्रिज आ रहा है जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए। लेकिन चीनी मिल नहीं खुल रहा है बढ़ौरा। फिर बहुत अच्छा सवाल किया। अब हम चीनी मिल नहीं खोलेंगे, ये मैं रिकॉर्ड पर जा रहा हूँ। मैं उससे भी बड़ी चीज़ लेके आ रहा हूँ। चीनी मिल और आज चीनी का व्यापार घाटे का व्यापार है। वो तब चलाया जाता था जब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आवश्यकता होती थी खेत में। वो एक कल्पना है, एक इतिहास है। महाराष्ट्र में भी चीनी मिलें चल रही हैं, सब घाटे में है। जब तक सरकार चीनी बनाने के लिए, और बाहर से हम आयात करें चीनी तो हमको सस्ता पड़ेगा और भारत में निर्माण करने वाला चीनी हमको महंगा पड़ेगा। इसलिए हमें अपने किसानों का ध्यान देना है। तो अगर यहाँ से अगर नहीं कमाई हो रहा है तो मैं दूसरी तरफ से कमाई कराऊंगा। और अच्छी योजना, वो सोच में हमें भी अच्छा लगता था। चीनी मिल चलता था क्योंकि उसके गेस्ट हाउस में हम लोग रुकते थे। हाँ, आप ट्रैक्टर चला के गए थे, हाँ, गन्ना तो रोपा नहीं, इस था। कामयाब हो गया क्योंकि इकोनॉमिक्स शुड वर्क करेक्ट। आज 500 एकड़ के फार्म में 5 करोड़ की कमाई नहीं होती है और 5 एकड़ के धरती पर आईटी पार्क लगा के 5,000 करोड़ रुपया कमाया जाता है। अब आप बताइए, मैं राजस्व 5,000 करोड़ कमाऊं या 5 करोड़ कमाऊं? सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। और बिहार में अब इसकी गुंजाइश है, बिहार के टैलेंट को बिहार में रोकना। सिलिकॉन सिटी, अगर सिलिकॉन वैली में अब चले जाए यूएस में, बिहार ही है, पूरे भारत में बिहार है। लेकिन रूडी जी 7 साल नहीं, 7 बार आप उसे जोड़ लीजिए, हर 5 साल के बाद आपको फिर से वहाँ की जनता चुनती है और कितना इंतजार करेगी। आप कह रहे आईटी पार्क ठीक है, लेकिन जमीन पर कब उतरेगा वो सारी एकदम चीजें? बिहार की संरचना तैयार है, बिहार का नेतृत्व तैयार है, बिहार के निर्णय ऐसे कई सारे हुए जो आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। बिहार, मैं कहता था बिहार इज अ टेक ऑफ पॉइंट, नहीं, बिहार टेक ऑफ कर चुका है और बिहार एक ऐसे बिंदु पर है। अब आप कहते हैं बिहार के लोग कितना इंतजार करेंगे? छपरा के कुछ गांव है, नाम है, जैसे कुदरबाधा है, गरखा में, सोनपुर में, कसमर है, इत्यादि इत्यादि। आप चले जाइए। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? दिल्ली में? नोएडा। नोएडा में। आपके घर में गैस पाइपलाइन से गैस खाना पकाने का आता है? नहीं आता। नहीं आता है। किसी इलाके में है नोएडा में? सारे किसी इलाके में, शहर है, दिल्ली नेशनल। मेरे यहाँ, मेरे देहात में, मेरे घर में, मेरे गांव में, गरखा के गांव में, छपड़ा के देहाती क्षेत्र में, सोनपुर के गांव में, हमारे यहाँ खाना गैस पाइपलाइन से जलता है और महिलाएं खाना गैस पाइपलाइन से, घर में गैस आता है। ये है बिहार। हमारे यहाँ जिला में स्टेबलाइजर नहीं है। पहले कोई सोचता ही नहीं था कि घर में एसी फ्रिज लगाएंगे तो हमारे यहाँ स्टेबलाइजर नहीं। बिहार के और खास करके सारण में एक भी स्टेबलाइजर नहीं है। बिहार की स्थिति को तो देखिए, परिवर्तन के। और आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट अगर बनेगा, हमारे पास नीतियां हैं। मैं सरकार में सलाह देते रहता हूं। मैं बहुत 37,000 की योजनाएं आज छपड़ा में चली। हमारी सड़कों को देखें, ग्रामीण सड़कों को देखें, बिजली की स्थिति देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। मेरी माँ कल ही तो सड़क टूट गई सर, मीठापुर के पास। देखिए, बारिश आपने देखा है कितना? मैंने तो अपने पॉलिटिकल लाइफ में रात भर में परसों सो नहीं पाया। इतना गर्जन, इतना क्लाउड बस्ट तो मैंने देखा ही नहीं है। तो ज्यादा जोरदार बारिश होगी, सड़क टूट जाएगी। आप उत्तराखंड में देखिए, पूरे भारत में देखिए, पूरा यूएस में देखिए, कैलिफोर्निया में देखिए, हर जगह आग लग रहे हैं। प्रकृति थोड़ा सा हमसे बदला ले रहा है, शायद ये कारण है कि आपके इंजीनियर्स बदला ले रहे हैं। नहीं, इंजीनियर्स बिहार के भी बहुत अच्छे हैं, ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे हैं, नेता भी बहुत अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। लोग से चल के पूछिए आप, एक विषय को लेकर के बिहार के कंफर्ट लेवल को देखिए। कहीं भी आप गांव में आप गुजरेंगे, आप गाड़ी लेकर के, आपकी गाड़ी तेज गति से निकले, गांव में एसी लगे हुए, गांव में, और कोई थोड़ा बॉर्डर एरिया में कहीं होगा कुछ, मगर आप घरों की स्थिति देखिए, लाइफस्टाइल देखिए लोगों का, पटना का हवाई अड्डा देखिए, आप ओवरऑल इंफ्रा, आप देखिए बिहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। देर से हो रहा है लेकिन हो रहा है। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? उनको वजन कम करना होगा। मेरा यही उनको नेता कैसे लगते हैं, जैसे नेता हैं, अपने दल के अच्छे नेता हैं, वजन कम करने का मैं सलाह जरूर दूंगा उनको। तो नेता अभी तक आपने ये जवाब नहीं दिया, नेता कैसे लगते हैं? भाई नेता सब क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई, कमाई दबाई की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं, अच्छा हर वर्ग को बिहार के बारे में लेकर सोच रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अभी तैयार नहीं है उनके लिए। तो बिहार की जनता भी नीतीश कुमार, बीजेपी, मोदी जी, राजीव प्रताप रूडी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी,
मंगल पांडे जी सबको स्वीकार कर रही है और कह रही है पर ये अभी सरकार अपनी बनानी है, एकदम बहुमत की सरकार बनानी है और बिहार में एनडीए की, नीतीश कुमार की बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। कितनी सीटें आएंगी? अब देख लीजिए, अब जितना मैक्सिमम आ जाएगी। अब ये कोई कह करके मैं कह दूं कि 200 सीटें आएंगी, हम लोग दावा करेंगे और हमारी बहुमत बनेगी, इतना हम लोग व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। उतने चुनाव में हमारे परिणाम आएंगे, पक्ष में आएंगे। पार्टी में, गठबंधन में सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया है, सब सुलझे हुए लोग दोनों तरफ है, तीनों तरफ, चारों तरफ है, अच्छे लोग हैं, सब में बहुत सब है और सब लोग बिहार के हित में जो भी सोचेगा वो इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे चलेगा। कंफ्यूजन की स्थिति बस सीएम नीतीश कुमार को लेकर है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों में, हम लोगों में कोई नहीं है। मैं इस पार्टी का नेता हूं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कहाँ किसी ने कोई कंफ्यूजन पैदा किया है मेरे पार्टी में, जरा मुझे ढूंढ के दिखाइए। भाई कोई इधर उधर के लोग कुछ बात करे उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उम्र हो गई है वाकई नीतीश कुमार? ये तो भाई ये सब चीज़ें तो अभी हमने कहा, मेरे नेतृत्व, मुझे उनकी उम्र नहीं दिख रही है। मुझे वो बिल्कुल सही व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे वो बिल्कुल वो स्वस्थ हैं, निर्णय ले रहे हैं, बिहार की प्रगति में। आपको जो कहना है कहते रहिए, बिहार की जनता मेरी तरह सोच रही है और एक क्रेडिबल चीफ मिनिस्टर बिहार के पास आज है। आपने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है। मुझे लगता है कि मैंने तीसरी बार ये ट्राई किया है आपसे बातचीत करने के लिए। बीच में मैं थोड़ा सांगा यात्रा में जय सांगा के नारा लगाने में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। आपने अच्छा किया, मुझसे बहुत सवाल पूछ लिए जो किसी ने नहीं पूछा है। नहीं राजीव जी, आप भोजपुरी भाषी भी हैं। हाँ। लेकिन कभी भी प्लेन के अंदर मैंने आपका अनाउंसमेंट भोजपुरी में नहीं सुना है। अगर आपको मौका मिले कैसे बोलेंगे, आप क्या करेंगे? वहाँ पर नहीं, मैं भोजपुरी अच्छी तरह से मैं बोल सकता हूँ, फिर लगेगा कि ये गिमिक कर रहे हैं। एक तो कप्तान भी हैं और उसके बाद जहाज में आके अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये मैसेज नहीं जाना। मैं 16 साल से उड़ा रहा हूँ विमान, आज तक कहीं ये मैसेज नहीं जाने दिया। मैं नॉर्मली जाता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, ग्रीट करता हूँ, कॉकपिट में बैठता हूँ। आपके उम्र की छोटी छोटी लड़कियाँ मेरे कमांड में होती हैं, मैं मैम कहता हूँ, सर कहता हूँ। नीचे जो ग्राउंड डिस्कनेक्ट करता है एटीसी कंट्रोलर को मैं सर कहता हूँ, उनको पता भी नहीं होता है कि इस छोर पर है। मैं उस जगह जा करके मैं पॉलिटिक्स के लिए विमान नहीं उड़ाता हूँ। मैं वकालत अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाता हूँ, जज के सामने मिलॉर्डशिप करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं करता हूँ। प्लीज इसको मिक्सअप नहीं करें। मैं मिक्सअप नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं सुनूं आपको भोजपुरी में। हाँ जी। अगर मुझसे पूछिएगा कि भोजपुरी में आपको अनाउंसमेंट करना हो तो कैसे बोलूंगा, वो मैं आपको सुना के दूंगा। नमस्कार सब लोग के भाई, आज हमनी के यात्रा प्रारंभ होके वाला बा। हमनी सब दिल्ली से पटना जाए वाला बानी। अब मौसम लगभग ठीक बाटे, अभी 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बा। रवाना होके खातिर हमनी हवाई पट्टी 2-7 के उपयोग करें, ओकरा बाद सीधे हमनी लखनऊ के तरफ जाए। वही दौरान हमनी के बगल में आगरा और ग्वालियर हुई, बाएं तरफ बरेली, ओकरा आगे बढ़े हमनी सब। तो मौसम यदि ठीक रहल तो रउआ अयोध्या नगरी के हम दर्शन करा दें बाएं तरफ प्रयागराज, ओकरा बाद पटना पहुँचे। आसमान में हमनी सब जाए 37,000 फीट की ऊंचाई पर। और रउआ लोग पूछें कि 37,000 फीट समुद्र के सतह से का होखेला, तो 37,000 फीट होखेला 11 किलोमीटर धरती से ऊपर। और रउआ ये भी हम बता देवे के चाहतनी जितना पैसेंजर लोग बा कि जौन तापमान हुई खिड़की के बाहर -50 में हुई, लेकिन विमान के यंत्र लगा के हमने 23 दी। अब आपको लगता है कि इस तरह का मैं अनाउंसमेंट करूं तो भूचाल नहीं आने वाला है। भोजपुरी में मैं सब कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा भूचाल नहीं करना, यही बोलूंगा। आप सोचिए मैं विमान कक्ष से ये अनाउंसमेंट करूं तो कैसा लगेगा सुनने में। या तो लोग कहेंगे कोई ड्रामा कर रहा है या अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इसलिए मैं नहीं करता हूँ। 2 भाषा में, अंग्रेजी में बोलता हूँ और फिर मैं अंग्रेजी से याद आई, आपने हिंदी में बोलता हूँ। हाँ नहीं, सदन में आप एक बारी अपनी बातों को रख रहे थे, आपने इंग्लिश बोला। तो क्या ज़रूरत पड़ गई राजीव प्रताप रूडी को ये बताने के लिए कि बिहारी इंग्लिश बोल सकते हैं? पता नहीं, नहीं, बिहारी बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश ना भी बोले तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी अच्छे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला ही प्रोफेसर बनता है। एक से एक लोग दुनिया में हैं जो इंग्लिश ना भी बोले, और बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन बहुत शार्प होते हैं। हो सकता है बेसिक ग्रूमिंग का भाव। बिहार के बारे में एक परसेप्शन है। मुझे जब लोग रूडी समझते हैं कि मैं गोवा का हूँ। अरे भाई, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं गोवा का हूँ। पॉलिटिक्स में लोग जो दिल्ली के पत्रकार हैं, जो एनडीटीवी इत्यादि, बिकॉज मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उनको लगता है कि ये कैसे एमएलए एमपी बन जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट है, टॉस होता है, बिहार में जीत जाता है। तो परसेप्शन है। लेकिन मैं गाँव देहात में इसी भोजपुरी के साथ उनसे संवाद करता हूँ। उनको ये भी नहीं पता है कि मैं जहाज उड़ाता हूँ, उनको इससे रेलेवेंस ही नहीं है। मैं उसके साथ रहता हूँ, उसके साथ जीता हूँ।
जब पटना आता हूँ, इस पॉलिटिकल वातावरण में रहता हूँ, जहाज से दिल्ली उतरता हूँ, यहाँ के वातावरण मैं सभी दुनिया का अंग हूँ, और राजनीति में सब दुनिया का पात्र होना ये ईश्वर की कृपा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।